हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तमान समय में नेटो की प्रासंगिकता। और क्योंकि आज का ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम जीएस पेपर 2 में रखेंगे और ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे जिन पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे और आखिर में रहेगा वही क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन जो है वो मुख्य परीक्षा पर आधारित है। तो चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दरअसल नेटो अगले 10 सालों के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी पर काम करेगा, नेटो के एक हालिया रिपोर्ट में इस बात को अच्छे से बताया गया है। और अगर ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में बल दिया गया है इस बात पर कि अगर नेटो को रेलेवेंट बने रहना है तो उसे बदलती परिस्थितियों के साथ कुछ अनुकूल बदलाव भी करने होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया है, जो उसके की पॉइंट्स हैं और क्या बड़ी बातें उसमें की गई हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहले जिस बात पर बल दिया गया है वो ये है कि जिस तरीके से चीन और रूस वैश्विक भू राजनीति में उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर नेटो को रेलेवेंट बने रहना है तो ज़रूरी है कि वो इस बात पर विचार करे कि किस तरीके से और उसे मजबूत किया जा सकता है। और इसके अलावा उसे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को किस तरीके से वो मजबूत कर सकता है। और इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से आज पश्चिमी देशों के सामने उभरते चीन को लेकर चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो ऐसे में नेटो के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो उन एशियाई देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे जो पहले से ही चीन की इस मंशा से चिंतित हैं। तो ये थे हमारे रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स। अब जानते हैं नेटो के बारे में कि नेटो आखिर है क्या। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक गठबंधन है जो कि दोनों महाद्वीपों के बीच रक्षा और सुरक्षा पर परामर्श और सहयोग तथा आपसी बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंधन कार्यों के एक साथ संचालन के लिए कड़ी का काम करता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1949 में वॉशिंगटन संधि के तहत गठित किया गया था और एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अक्सर ये कहा जाता है कि नेटो की जो स्थापना है वो सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरों के जवाब के रूप में की गई थी। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन इसकी जो अगर वास्तव में बात करें तो इस संगठन की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापक प्रयास करना था। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से थे? सबसे पहला, सोवियत संघ जो है उसकी प्रसारवादी विचारधारा को रोकना। दूसरा, महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका की उपस्थिति के जरिए यूरोप में राष्ट्रीय सैन्यवाद के प्रसार को रोकना। और तीसरा, यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना। ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसके अलावा बात करें सामूहिक रक्षा सिद्धांत की, तो नेटो जो है वो सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है। सामूहिक रक्षा सिद्धांत का मतलब ये है कि नाटो के एक या कई सदस्यों के खिलाफ अगर कोई हमला होता है तो उसे सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। और जो ये सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है ये वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है और अब तक अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया जा चुका है। कब? 2001 में जब 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, तब इसको लागू किया गया था। इसमें वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं जिनमें शामिल है इटली, जर्मनी, अल्बानिया, तुर्की, स्पेन, नॉर्वे वगैरह, ये सब इसमें शामिल देश हैं। और अगर बात करें यूएसए और यूके की, तो ये इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। और इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और इसके वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं जो कि 2014 में इसके महासचिव बने थे और इनका कार्यकाल 2022 तक है। ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इसके अलावा नेटो के 2030 पहल जो है, नेटो की 2030 इनिशिएटिव है, इसके तहत 9 नवंबर 2020 को नेटो के पहले युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था
नेटो 2030 दरअसल ये सुनिश्चित करती है कि नेटो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज भी तैयार है पूरी तरह। तो ये बात हुई नेटो की। अब नेटो का जो गठन था वो किन कारणों की वजह से हुआ, तो अब हम उनको थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि नेटो का गठन किस तरीके से हुआ, किन कारणों के उस पर रहा, क्या पृष्ठभूमि रही। तो दरअसल नेटो का जो गठन हुआ वो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ। दरअसल हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पश्चिमी देश थे वो सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह कमज़ोर पड़ चुके थे, और इसके अलावा उसी समय इटली और फ्रांस में कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी उनका दबदबा बढ़ गया था, और दूसरी तरफ उसी समय सोवियत संघ मजबूत हो रहा था, और जो मध्य और पूर्वी यूरोप है उसमें सोवियत सेनाओं का दबदबा भी बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी डिटेल में है, लेकिन हम शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पर। तो जब ऐसी स्थिति थी तो अमेरिका के सामने चुनौती आई कि अगर सोवियत रूस इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो पश्चिमी यूरोप में उसका जो वर्चस्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, और इसी के साथ साथ जो पूंजीवादी अवधारणा है वो भी खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा तो फिर इसके बाद अमेरिका ने इसको देखते हुए 1948 में मार्शल प्लान प्रस्तुत किया, जिसे यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहा जाता है। और उसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों का जो नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई के लिए भरपूर आर्थिक सहायता देगा, लेकिन ज़रूरत है ऐसे में उनको एक साथ सैन्य सहयोग की। इसके बाद ही 1948 में क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन बना जिसका नाम था वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन, और इसके बाद अप्रैल 1949 में बना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा नेटो। अब बात करते हैं, ये तो हमने पूरा देखा कि नेटो क्या है, नेटो की पृष्ठभूमि क्या रही, उसके गठन के पीछे क्या कारण रहे। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो वर्तमान समय में देखें तो कई मामलों में इसकी बहुत प्रासंगिकता रही है, जैसे अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस के मामले में इसकी प्रासंगिकता देखी जा सकती है कि नेटो की जो सेनाएं हैं उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, यहाँ एक बात है कि नेटो की अपनी बड़ी सेना नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जब किसी देश के खिलाफ, किसी राष्ट्र के खिलाफ कोई सैन्य अभियान करना होता है तो उसके लिए नेटो के जो सदस्य देश हैं वो स्वेच्छा से अपनी सेना देते हैं, और उस मिशन की समाप्ति के बाद वो सेना अपने अपने देश वापस लौट जाती है। और इसी तरह जैसे रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया कि नेटो ने 2014 में जब रूस ने क्रीमिया के अतिक्रमण की कोशिश की थी तो नेटो ने मिलिट्री डिटरेंस से उसे अच्छी तरीके से रोका था, तो इसमें भी नेटो की काफ़ी भूमिका रही। इसके अलावा इराक में आतंकवाद के खिलाफ स्थानीय सेनाओं को मजबूती देने के लिए नेटो ने 2018 में नेटो इराक मिशन स्थापित किया था। और अगर हाल की बात करें तो पूर्वी मध्य सागर में जब तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव बढ़ा था तो नेटो ने ही शांति बहाली के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित किया था। और ईरान और उत्तर कोरिया जिस तरह परमाणुक हमले की धमकियां देते हैं, ऐसे में नेटो जो है उसके निवारण के लिए नेटो का सहारा लिया जा सकता है। तो देखा जाए तो काफ़ी मामलों में वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है। अब भारत और नेटो के सिनारियो को देखते हैं कि इन दोनों का आपस में किस तरीके से तालमेल है। तो भारत, जैसे मैंने बताया कि भारत जो है नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत क्योंकि भारत जो है अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता पर बल देता है, और इसके अलावा वो किसी भी तरह के जो सैन्य प्रसार है उसके खिलाफ है। इन्हीं वजहों से वो नेटो का सदस्य नहीं है। और इसके अलावा जो रूस और भारत है, क्योंकि दोनों आपस में पारंपरिक मित्र हैं, अगर नेटो में भारत शामिल होता है तो जाहिर है दोनों के संबंधों पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब रूस ने क्रीमिया का अतिक्रमण करने की कोशिश की थी तो नेटो ने रूस के खिलाफ काम किया था, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने रशिया को सपोर्ट किया था, रूस को सपोर्ट किया था। और जैसे ये मैंने बताया कि 2014 में, तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से भारत नेटो में शामिल नहीं हुआ। लेकिन हम इनको कुछ और पॉइंट्स के जरिए भी देख सकते हैं, कुछ और आयामों को भी देख सकते हैं इसके, कि अगर भारत इसमें शामिल हो तो अफगानिस्तान में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि भारत को पास में अपने शांति के लिए पीसफुल अफगान ज़रूरी है,
तो इसलिए जो नाटो की सेनाएं हैं उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा चीन का जो बढ़ता क्षेत्रीय और वैश्विक वर्चस्व है उसे भी ख़त्म करने के लिए या उसका जवाब देने के लिए भी नाटो से दोस्ती की जा सकती है। और भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य संबंध है उन्हें और मजबूत करने के लिए भी इस मंच का उपयोग किया जा सकता है और इसे एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत और चीन के बीच जो हालिया सैन्य तनाव रहा तो उसे देखते हुए जो जानकार हैं उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि भारत को एक बड़ी सैन्य मदद की ज़रूरत है। तो इन कुछ आयामों के ज़रिए हम इसको जान सकते हैं। और अगर बात करें, अब हम देखें चुनौतियों की कि इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो सबसे पहला इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, इस पर नाटो के सभी सदस्यों की एक राय नहीं है। दूसरा, नाटो के जो ऑपरेशंस हैं उसके मामले में भी सदस्यों के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आते हैं कि जो कई बार जो ऑपरेशंस हैं उनमें सभी सदस्यों की सहमति नहीं होती, तो कुछ आपसी मतभेद भी सामने आते हैं। इसके अलावा चीन और रूस का जो बढ़ता प्रभाव है वो नाटो के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसके खिलाफ मजबूत होने के लिए भी, जैसे मैंने बताया कि हालिया रिपोर्ट में इन सब बातों पर जिक्र किया गया है, तो इस पॉइंट को भी उसमें रखा गया है, बताया गया है रिपोर्ट में। और इससे पहले क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने भी नाटो के रेलेवेंस पर या नाटो के जो बारे में है उसके प्रासंगिकता पर सवाल उठाए थे अभी हाल ही में। तो ये इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो ऐसे में सबसे पहला तो ये कि नाटो को तानाशाही प्रवृत्ति के देशों से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति जो है वो बनानी होगी, ताकि वो जितने भी तानाशाही प्रवृत्ति के जो देश हैं उनसे निपट सके। दूसरा, नाटो को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सदस्य देश हैं उनमें उनके जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको खतरा ना हो। इसके अलावा सभी सदस्य देशों के बीच नाटो के जो ऑपरेशंस हैं उनके संबंध में एकमत होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि ये एक चुनौती है कि कई बार जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें सभी सदस्य देश जो हैं वो एकमत नहीं होते। तो ये किया जा सकता है आपसी सहमति के साथ कि जो सभी सदस्य देश हैं वो एकमत हो किसी भी ऑपरेशन को लेके। इसके अलावा एशिया में चीन जैसे देश के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी नाटो को भारत और जापान जैसे देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कराने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। और इसके अलावा पारंपरिक सैन्य गतिविधियों के अलावा भी नाटो को साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर सोचने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। प्रश्न नोट कर लीजिए आप। नाटो में सुधार के संबंध में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट पर विचार करते हुए वर्तमान भू राजनीति में नाटो की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। तो मुलाकात होगी कल फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।